दोस्तों अगर ऐसी गलतियां करोगे आपका घर आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। तो आज कुछ ऐसी ही 15 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती है, मोस्टली स्टील में की जाती है। जो चीज़ हमारे घर को पकड़ के रखती है, स्ट्रेंथ देती है, अगर उसी में मिस्टेक की जाए तो घर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जो स्ट्रेंथ उसमें आनी चाहिए, जो लाइफ उसकी होनी चाहिए, वो लाइफ उसकी हो नहीं पाती। तो कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर आगे एक सिविल इंजीनियर हो जहाँ घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये 15 गलतियों से आपको बचना है और एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपको कहाँ सीखने को मिलेगी, सिविल साइट विजिट चैनल पे ही मिलेगी। तो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक में। तो मोस्टली ये गलती की जाती है कि जो स्पेसिंग होती है, अगर हम बीम की बात करें या स्लैब के सरिये की बात करें, जो स्पेसिंग होती है, दो सरियों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाता है। मतलब कोई उसकी तुलना ही नहीं। कहीं 200 mm, कहीं 230 mm, कहीं 300 mm, 1 फीट तक स्पेसिंग रख दी जाती है बीम के सरिये की या स्लैब के सरिये की, और एक्स्ट्रा सरिये डाल दिया जाता है। ऐसे सरिये का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड उसे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ लोड देखो, स्पेसिंग का जो स्टीरअप होता है या स्पेसिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फेलियर, क्रैक्स, इन चीज़ों से स्लैब को बचाने में या स्ट्रक्चर को बचाने में। अगर वो सही से नहीं किया तो आपकी जो स्लैब होती है वो फेल हो सकती है। अगर मैं बात करूं, नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो क्या झुक जाएगी। तो इसमें क्या है, आपको स्पेसिंग जो भी मेंशन हो, मेरे ख्याल में 6 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग आपको किसी में प्रोवाइड नहीं करनी है। थंब रूल मैं बता रहा हूँ, वैसे बाकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है। अगली मिस्टेक क्या की गई है, देखो यहाँ आप पाइप देख रहे हो, कंडक्टर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक की पाइप देख रहे हो, ये कॉल बीम के अंदर डाली गई है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कभी भी जो कंडक्ट होती है, जो आपकी बिजली की पाइप होती है जिसमें बिजली की तार दौड़ाई जाती है, तो उसको ना तो कॉलम में आपको डालना है ना बीम में डालना है। अगर ये डालोगे, ये एक हॉलो सेक्शन बन जाती है बीम या कॉलम में, और फेलियर का चांसेस वहां से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बीम और आपको कॉलम में कभी भी कंडक्ट पाइप नहीं डालनी है। अगली गलती क्या की गई है यहाँ पे, शटरिंग में। ये मोस्टली मैं बोलते आता हूँ, इधर मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन शटरिंग में जो गैप रखा गया है वो गैप आपको कभी नहीं रखना है। ये एक काफ़ी बड़ी गलती होती है कि आपकी कंक्रीट की स्लरी नीचे चली जाती है और वो जो कंक्रीट होगा वो किसी काम का नहीं है, उसका डिज़ाइन मिक्स किसी काम का नहीं रहता है। अभी मैं 9 मिस्टेक और आपको बताने वाला हूँ, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने, वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है। कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या पंप बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है, सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब एक स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है। मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं। मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स की, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना। पॉन्ड कर लो, जहाँ क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की। मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे कभी, मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम। कोई भी मतलब दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए, प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वेनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम। उससे क्या होगा, हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है, इस पर आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो वो हमेशा याद रखना, बाहर में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो 6 mm 12 mm प्लास्टर में, इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील इन्फोर्समेंट में। सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी,
पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम, मतलब हमारी बकलिंग ना हो कॉलम में, उससे जहाँ स्प्रेडिंग ना हो, कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, या जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की ही नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी सेग्रीगेशन की, मैंने पहले भी बात की। तो सेग्रीगेशन क्या है, हमारा जो देखो जो एग्रीगेट है वो अलग हो गया है, मतलब सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उस पर, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पे उसकी। तो हमेशा आपको वही कंक्रीट यूज़ करना है। सामने हमने कंक्रीटिंग की उसी माल से, तो क्या हो रहा है देखो एग्रीगेट अलग हो रहा है, इसमें क्या होगा बाद में हनीकॉम्ब निकलेगा और वॉइड्स रह जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं। अगर आप वाइब्रेटर भी करोगे तब भी इसको अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान देना जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर साइज का है, सीमेंट की रेशो प्रॉपर डाल रहे हो आप, या पानी वाटर उसमें प्रॉपर डाल रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, जैसे मतलब वाइब्रेट किया कि शटरिंग की मिस्टेक है, कभी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। फोम प्रोवाइड करो जहाँ मतलब शटरिंग अच्छे से करो तो आपकी स्लरी बाहर नहीं आएगी। अगर स्लरी बाहर आ गई मतलब सीमेंट बाहर आ गया तो उसमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है साइड पे। तो ये चीज़ आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देनी है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, स्टील सामने देख रहे हो स्टील काट दिया, मतलब कॉर्नर का स्टील का कोई लैप ही नहीं है, मतलब ये अलग है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मतलब कभी भी कॉर्नर पे जहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड ड्राइंग में भी दिया होता है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए होते हैं, और जहाँ मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना आपको वहाँ पे लेंथ चढ़ानी होती है, तो कभी भी कॉर्नर पे स्टील कट नहीं करना है, मतलब उसका जॉइंट होना ही चाहिए एक। क्या हुई है, देखो आप पार्टीशन वॉल देख रहे हो, यहाँ पे जो जरी बनाई गई है, पाइप कंसील्ड पाइप जो इलेक्ट्रिक की पाइप डालते हैं, तो ये पूरी तोड़ दी गई है पार्टीशन वॉल। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सामने आप देख रहे हो जो कंक्रीट बैंड होता है, मतलब जो लिंटल बैंड हम जिसे बोलते हैं, वो भी उसका सरिया भी काट दिया गया है। तो ऐसा अभी आपको कभी नहीं करना है। जब भी आप जरी बनाओ, जहाँ तो कैविटी वॉल बनाओ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक पाइप कंसील्ड पाइप जो आपकी सीलिंग में घूमे, अगर आपको यहाँ वॉल में वो पाइप चाहिए तो उसको प्रॉपर से आपको तोड़ना है। वहाँ कैविटी वॉल बना लो जहाँ उसको इस तरह तोड़ो कि वो आर पार ना टूटे। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही देनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक पाइप आने वाली हैं तो वहाँ आप क्या करो, वहाँ पे आप 9 इंच की दीवार कर दो। 5 इंच की दीवार में कभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्रैक्स, फ्यूचर में क्रैक्स आ सकते हैं और वो दीवार टूट भी सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और चिकन मैश या मुर्गा जाली की अगर हम बात करें, जैसे आप सामने देख रहे हो, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक पाइप की वो प्रोवाइड की, अगर हम डायरेक्ट उस पर प्लास्टर कर देंगे तो उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे काफ़ी रीज़न से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चिकन मैश या मुर्गा जाली हम जिसे बोलते हैं, हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ जो पाइप थी उसको पहले प्लास्टर से फिलअप कर दिया गया, फिर उसको रफ़ किया गया, फिर उसके ऊपर ये मुर्गा जाली मार दी गई। इसके ऊपर फिर से जब प्लास्टर होगा तो यहाँ क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी रीज़न से हम जो करते हैं मुर्गा जाली या जिसे हम चिकन मैश बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और भी जहाँ आपके कंक्रीट का फेस और ब्रिक का जॉइंट बन रहा हो, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, मुर्गा जाली प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ आपको क्या करना है, जो आपका प्लास्टर रहेगा उसमें आपको फाइबर यूज़ कर लेना है, फाइबर मिक्स करके प्लास्टर करो, या आपको वहाँ ग्रूव बना लेना है। क्योंकि जब भी कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगी स्ट्रक्चर में तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस जॉइंट्स पे ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ आपका कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट हो। और जहाँ आपने पाइपिंग की हो, प्लम्बिंग पाइपिंग की हो या इलेक्ट्रिक पाइपिंग की हो, तो वहाँ आप डायरेक्ट प्लास्टर करोगे, वहाँ पे आपको वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको मुर्गा जाली या चिकन मैश यूज़ करनी। जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है। क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा। जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहाँ पहले वाला जो देखें
तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, या तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीयरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये दो हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये दो ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं है। मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कोई काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम, तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया है, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे, की जाती है मैक्सिमम, मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के, टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का, लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखने हैं और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा या तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम्ब दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सरिया रहता है उसको, उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहां मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है। लेकिन मैं
कोशिश करता हूँ कि ये ना हो, लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पे बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर क्या छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो, आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको। इसमें क्या है, देखो ये जो किया है, इसको जोगल किया है, काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसी में वीडियो एक ऐड की है मैंने, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीम रहता है, जो बेसिक चीज़ें, ऐसे एडवांस तो आपको काफ़ी मैं वीडियोस लेके आ गया हूँ, सब चीज़ें बताई हैं क्या क्या चेक करने होते हैं। बेसिक जो आपको घर के बीम में चेक करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा ये हो गया, बीम आ गया हमारा 130 बाय 450 का बीम है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है कि वाइंडिंग वायर कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेन ये हो गया कि GI का हो रहा है कि MI का, ठीक है। दूसरा हो गया हुक्स, मतलब जो हुक का है जो स्टैंडर्ड वे से बना रहे हैं, क्योंकि 8D हमारा, तो हमारी मिनिमम कितनी हुक होनी चाहिए यहाँ, 80 mm, ठीक है। ये हो गया। तीसरा की जो स्टील है, मैं इसके बाद में एक ड्राइंग भी दिखा दूंगा। और आ गया हमारा जो लैब लेंथ है हमारी, इसकी हमारी LD है हमारा 750 mm, तो ये प्रॉपर होना चाहिए, ये देख लेना है। दूसरा आ गया कि कवर कौन सा यूज हो रहा है, PVC का, तो यहाँ हमारा PVC का 50 mm का कवर दोनों तरफ यूज होगा, और बॉटम में मतलब मिनिमम 3 कवर हमको यूज करने चाहिए, और इसका 2 मीटर में हमारा कवर आना ही चाहिए, ठीक है। एक बार मैं विजिट करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमारी इंसर्ट प्लेट की इंस्टॉलेशन हो रही है, क्योंकि साइड बीम के साइड पे एक इंसर्ट प्लेट आ रही है, ठीक है। और जैसे अभी देखो, जैसे मैंने बताया कि हमारी हुक कितनी मिनिमम 80D होनी चाहिए, और यहाँ हुक मैंने ऐसे क्यों दी है, मतलब बेंड पूरी बेंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा 130 का बार है, और यहाँ पे हमारी हुक प्रॉपर बेंड है, क्योंकि हमारा 2 बार आ रहे हैं 12 mm के, तो ईजिली आ सकते हैं, ठीक है। तो हम मतलब हुक प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि हमारा जो ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन होता है और नीचे हमारा टेंशन जोन होता है, और जब बीम फेलियर होगा तो कंप्रेशन जोन में अच्छे से हुक पकड़ के रखेगा स्टील को। ये मतलब ये स्टीरअप है दूसरे बीम का, लेकिन इसमें जैसे हुक दिया है कि बेंड है पूरा, ये आगे हमारा बीम। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस ला रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा भी हमारे स्टील के बाइंडिंग या कटिंग के लिए कितनी लेबर चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, कितना स्टील होगा तो कितनी लेबर चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे एक मैश आ रही है तो प्लेटफॉर्म की, तो उसमें कौन सा स्टील यूज़ हुआ हमारा 10 और 8 mm का। तो अभी आ गया हमारा इसका स्पेसिंग का, मतलब बीम में हमारी स्पेसिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, जो हमारे एक तो अगर आपको नहीं दी है तो स्टैंडर्ड वे से आपकी होती है L/4 के हिसाब से, आपको 100 पे स्टीरअप डालनी है 100 स्पेसिंग पे, और बाकी डालनी है 150 पे। तो यहाँ हमारा है 2D के हिसाब से, मतलब ट्वाइस ऑफ डेप्थ, जितनी डेप्थ होगी बीम की उस हिसाब से। तो यहाँ 450 है तो 900 पे हमारी 100 स्पेसिंग आएगी, बाकी 150 की स्पेसिंग हमारी इसमें आएगी, ठीक है। अभी इसके बाद मैं ड्राइंग में आपको दिखा दूंगा, और ऊपर से इसका थोड़ा बहुत जल्दी में इसका BVS भी दिखा दूंगा कि हमें कैसे इसका बार बेंडिंग शेड्यूल इस बीम का आएगा, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा।
और अभी सुपरविजन में हमारा क्या क्या होना चाहिए, जैसे शटरिंग का आ जाएगा तो शटरिंग ऑयल पहले ही प्रॉपर वे से लगा होना चाहिए, रिइंफोर्समेंट डालने से पहले वो डाया वाया हमारा प्रॉपर होना चाहिए। और ये जो हमारा बीम है ये थ्रू आउट 18 मीटर लंबा बीम है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि हम जो बार बेंडिंग शेड्यूल इसका बनाएंगे तो उसकी लैप लेंथ कितनी, मतलब कैसे देंगे, उसमें लैप कैसे देंगे, हमारा सरिया कैसे, उसका एलडी किस हिसाब से आएगा, वो मैं आपको ड्राइंग देके एक बार बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। सामने देख रहे हो हमारी इंसर्ट प्लेट्स भी हैं। इसमें इंसर्ट प्लेट में मैंने एक वीडियो बनाई भी है और बार बेंडिंग शेड्यूल पे भी मेरी एक वीडियो पहले से भी है, वो आप देख सकते हो। लेकिन एक इस नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेटेड बीम की मैं बीवीएस लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये जो बीम मैंने अभी आपको साइड पे दिखाया उसकी प्लान है। ठीक है, तो ये हमारा 18 मीटर लॉन्ग एक बीम था जो मैंने अभी साइड पे आपको दिखाया। ठीक है, इसकी मैं सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। अभी यहाँ दिया हुआ जैसे PB1 हमारा कितने का है, 230 बाई 450 का। ठीक है, तो इसमें हमारा स्ट्रेट बार कितने है, हमारा स्ट्रेट बार है 16 डाया का 3 नग। ठीक है, स्ट्रेट बार जो हमारा, और जो हमारा एंकर बार है बॉटम वाला वो कितने 16 डाई का 3 नग। तो यहाँ मेरी सेक्शन काटी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया हमारा 2D रहता है रिंग्स के लिए। ठीक है, तो वो हमारा कितना आएगा 100 के सेंटर पे जैसे हमें दिया हुआ है। बाकियों में अगर नहीं दिया हो तो वो कितना रहता है L/4 के हिसाब से आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करनी रहती हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ हम कैसे करते हैं इसका BBS। यहाँ PB हमारा 450 बाई 230 का ये होगा, 16 डाया का सरिया मैंने जैसे दिखाया, और LD इसमें कितने दिए 750। बॉटम बार है जो हमारा, उसकी मैं BVS एक बता देता हूँ। ये उसमें थोड़ा मैं बता दूंगा, लेकिन बाकी आपको अच्छे से मैं अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। 18 मीटर था हमारा, तो LD हम किस हिसाब से लेंगे वो मैं बता देता हूँ। हमारा 300 का पर दी है। ठीक है, 300 का पर दी है तो हमारा LD कैसे आएगा, 250 मतलब 300 है तो कवर माइनस हो जाएगा, और 750 का है तो 250, और तो पीछे बचा कितना 400, तो हमारा कैसे आएगा 400 का डबलमेंट लेंथ आ जाएगी, उसकी डबलमेंट लेंथ आ गई। तो अभी हमारा 12 मीटर का लॉन्ग स्टील है, मतलब ये मैं बताऊंगा आपको जैसे हम साइड पे यूज़ करते हैं। तो 12 मीटर का हमारा लॉन्ग स्टील है, तो कैसे करेंगे, 12 मीटर माइनस मतलब 400 हमारा LD में आ गया। ठीक है, और कितना बचा, कितना हमारा पहले बैंड, हमारा बैंड माइनस हो जाएगा, उसमें से बैंड हो गया तो हमारा बचा कितना आया, कितना 12 मीटर माइनस 400 माइनस 32, ये आ गया हमारा जो अभी बचा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे क्या, नेक्स्ट क्या करना है आपको, मतलब जो 18 मीटर होगा ना, तो 18 मीटर हमारी लैब भी आएगा बीच में, तो उसमें लैब ऐड कर लेना है कि लैब हमारा कितना है। ठीक है, तो लैब आ गया हमारा 750 का, तो 18 मीटर प्लस 750 कर लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अभी हम टोटल आ गया हमारे पास की कितना है, हमारा टोटल आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें से हमारा जो पहले हमने ले लिया वो माइनस कर लेंगे। माइनस कितना है हमारा 11 मीटर 568, तो कितना है हमारा 7 मीटर 182 बचा। ये आ गया, मतलब साइड के हिसाब से आपको अगर स्क्रैप बचाना है तो हम साइड पे ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको मतलब देखा जाए तो आपको लैब L/4 के हिसाब से देना होता है, स्लैब में या बीम में, तो वो करेंगे तो मतलब कितना हमारा 18 मीटर लॉन्ग स्पैन है, तो उस डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 मीटर 500। तो मतलब आपको क्या करना है, अगर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट उसके हिसाब से करना है तो आपको L/4 के हिसाब से लैब देना पड़ेगा, बॉटम के लिए और टॉप के लिए L/3 के हिसाब से। तो इसमें दोनों साइड L/4 बाई बीच में अब आपका लैप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल साइड पे जैसे मैंने पहले बताया हमें वैसे ही करते हैं स्क्रैप बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स,